और जैसा आपने कहा आंसर है और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी दोस्तों का और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी दोस्तों का। पहले मुझे बताएं कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप मुझे ध्यान से सुन पा रहे हैं, पेन और पेपर तैयार हैं। हम लोग एक वर्ष के सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं और पहला मैंने आपको बताया कि कल से क्लास जो टीचर की शुरू होगी उससे पहले मैं आपको टाइम टेबल में दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूं। जो आपकी सबसे बड़ी पावर है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, कल मैंने आपको दो बहुत पावरफुल ट्रिक बताई थी जिनका मकसद आपसे एक क्वेश्चन को समझना, साथ ही साथ एनालिटिकल थिंकिंग की स्टार्टिंग करना है। आज मैं आपको बाकी के पॉइंट बताऊंगा जहां पर आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। और अगर आपने इन मेरी बातों को सीख लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक बात बताई, इसी चैनल पर जो है वो हमारे क्लास में भी ये क्लासेस मौजूद हैं। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था लगभग 100 क्वेश्चन को करने के लिए। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने क्वेश्चन किए, कुछ बच्चे अभी उससे दूर हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब हमें अगली जो चीज करनी है वो ये करना है कि हमें इस आंसर राइटिंग के सफर को और डेप्थ में लेकर जाना है। क्योंकि पूरे एक साल जब हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण एक बात है, वो ये है कि किस तरह से आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और वो तभी हो पाएगा जब लगातार लिखने की आपकी आदत होगी। हमारे बारे में ये एक चीज हमारे दिमाग में ये रहता है कि आंसर राइटिंग सिर्फ मेंस के लिए किया जाता है। कल मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स में भी आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आंसर राइटिंग का संबंध एनालिटिकल स्किल से होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। यस सर, आंसर राइटिंग का संबंध एनालिटिकल स्किल से होता है, क्योंकि हम डिफरेंट थॉट्स को जोड़ते हैं और साथ ही साथ आंसर राइटिंग का संबंध रिवीजन से होता है। रिवीजन की सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी पढ़ी गई चीज को लिख लेना। अगर आप लिख लेते हैं तो आपने घर में भी ये आपने सुना होगा कि राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइटिंग करना। तो आप लोग अगर घर पे भी उसकी राइटिंग करते हैं तो उससे आपका रिवीजन बहुत ज्यादा हो जाता है। और हमने ये देखा कि जब हमने बाहुबली टेस्ट लॉन्च किया तो उसमें बहुत से बच्चों ने जो टेस्ट दिया वो उन टेस्ट में उनके नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा थी, उनको बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। तो अब हम यहाँ पर जो है बहुत ध्यान से इस बात को समझना चाहते हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी ये चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब आंसर राइटिंग में हम डिफरेंट डायमेंशंस क्रिएट करते हैं। कल जब आप में से सब लोग मुझे बताएं कि कल जब आप आंसर राइटिंग कर रहे थे तो जब मैंने आपसे कीवर्ड और फ्रेज वर्ड आपसे दो आइडेंटिफाई करने की लिस्ट बनाने के लिए दिया था, कई बच्चों ने मुझे भेजा भी व्हाट्सएप पे कि सर जो है वो ये हमारा क्वेश्चन है, उसमें 10-15 क्वेश्चन उन्होंने किए थे। आप मुझे बताइए उसमें आपकी ब्रेन सेल इन्वॉल्व हुई, आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व हुई, मेहनत करनी पड़ी। कीवर्ड इसमें क्या होगा, बार बार आपने पढ़ा। कितने लोगों ने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की जो ऐप है उस पर जाने के बाद यहां पर जो पूरे आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पर उन्होंने कितने लोगों ने प्रैक्टिस कर डाली, राइट? कितने लोगों ने उस पर लिखने की कोशिश की? लिखकर आप यहीं अपलोड भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप फोटो खींचकर जो आपने अपना किया है वो आप मुझे व्हाट्सअप करने की बजाय आप चाहें तो यहीं पर उसको अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये देखिए इन बच्चों ने अपलोड किया है, राइट? ये देखिए अनु सोलंकी ने अपलोड किया है, शाबाश। धर्मवीर ने अपलोड किया है, वेरी गुड। तो और भी बच्चे जो हैं वो इस पर अपने आंसर अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी पे लिखिए, फोटो खींचिए और यहां इसको अपलोड कर दीजिए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को चाहता हूं कि वो इन्वॉल्व हो। अगर कोई सिस्टम, टीचर मेहनत कर रहा है, वो कोई चीज दे रहा है तो उसको आप यूटिलाइज करिए, क्योंकि ये आपके भले के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए। आप अगर सोच रहे हैं कि आप ऐसे ही चुटकी बजाते आईएएस बन जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको आगे की चीजें सिखाता हूं। अगर आप लोगों ने मेहनत किया होगा, कई लोग तो सोच के आईएएस बनना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि मीम्स देखकर या वीडियोस शॉर्ट देखकर वो आईएएस बन जाएंगे। तो खैर उनकी बात तो नहीं है, क्योंकि जमात बहुत बड़ी उनकी है, बहुत बड़ा नंबर उनका है कि वो गाड़ी से उतर रहे हैं, वो पावर वाला, वो मोटिवेशनल म्यूजिक वो देखकर उनको लग रहा है कि बस उसी से वो आईएएस बन जाएंगे। खैर मैं रियलिस्टिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जो मेहनत से आईएएस बनना चाहते हैं और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो वही इस क्लास में रहें। बाकी जो टाइम पास करने आए हैं, पंचवर्षीय योजना बनाकर आईएएस खेलने के लिए आए हैं, वो वैसे भी यहां ना रहें, क्योंकि मैं हमेशा बहुत टू द पॉइंट और सीरियस बात करता हूं, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं और इस बात को समझते हैं कि अब हम थिंकिंग को और प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं, अपने आंसर को और
इनपुट कैसे दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन किए होंगे तो आपकी कल आपने देखा होगा, आपने बहुत ब्रेन वे आपने बड़ा जोर दिया होगा कल, काफी उसमें आपने काम किया होगा अगर आपने ध्यान से दिया होगा। ठीक है, फ्रेज वर्ड का मतलब होता है, जहां पे भी स्वाति ने पूछा कि फ्रेज वर्ड क्या होगा, फ्रेज का मतलब जैसे यहां पे लिखा हुआ है समालोचनात्मक परीक्षण करें, राइट, यानी यहां क्रिटिकली एग्जामिन। तो अब जब क्रिटिकली एग्जामिन की बात आती है तो इस फ्रेज की वजह से इसको आप एक्सप्लेन खाली नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि पहले आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई किया कि मुझे आंसर किस कीवर्ड के आसपास लिखना है, क्या चीज करना है। लेकिन जब आप यहां लिखा होता है क्रिटिकली एग्जामिन, तो क्रिटिकली एग्जामिन और डिस्कस में अंतर हो जाता है। समालोचना यानी सम आलोचना की आलोचना तो हम करें, लेकिन संतुलन यानी अच्छाई और बुराई दोनों बताते हुए हम बात करें, प्लस माइनस हम दोनों बताते हुए बात करें, तो इसके हिसाब से इस आंसर को लिखने का तरीका बदल जाएगा। अगर यहीं पर मैं डिस्कस लिख दूं, यानी कि इसका विवरण करें, इसकी जो है वो आप इसके बारे में विस्तार से लिखें, तो इस आंसर को लिखने का तरीका बदल जाएगा। इसमें आप फैक्ट्स डाल सकते हैं, घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इस क्वेश्चन में समालोचना डाल दिया यानी क्रिटिकली एग्जामिन, तो मुझे इन घटनाओं पे तर्क लेकर आना पड़ेगा। अगर मैं इस पे आपको लिख दूं कि अपना मत व्यक्त करें, ठीक है, आई ओन व्यू, तो यहां पर तुम्हें अपनी सोच के हिसाब से इस चीज को एग्जामिन करना पड़ेगा, इस चीज को लिखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आंसर का जो इंग्रेडिएंट है, जो माल मसाला है, वो बदल जाएगा। जैसे जब आप किसी ढाबे पे जाते हैं, फ्रेज वर्ड को ऐसे समझो, जब आप किसी ढाबे पे जाते हो तो तुमने देखा होगा वो एक समान ग्रेवी बना के रखता है, ठीक है, समान एक जैसा, वो ग्रेवी का अलग वो अंडा होता है। आपने कहा भाई मुझे अंडा करी चाहिए, एक ने कहा मुझे जो है वो पनीर मसाला चाहिए, एक ने कहा चिकन चाहिए। तुम देखोगे कि थोड़ा बहुत 19-20 अंतर करके, किसी में प्याज ज्यादा छौंक दिया, तुम ग्रेवी देखना एक ही जैसी होती है। ग्रेवी डालता है, थोड़ा उसमें मसाला और डाल दिया, चिकन मसाला है तो ऊपर चिकन मसाला छिड़क दिया, बेसिक ग्रेवी सेम होती है। वही धनिया वनिया का पेस्ट कभी ढाबे पे जाके देखना एक बड़े से भगोने में होता है। पनीर चाहिए तो उसमें थोड़ा पनीर मसाला डाल के उसको छौंक छांक दिया, उसमें पनीर के टुकड़े डाल दिए ऊपर से, और वो तुम्हारे सामने सर्व कर दिया। नोटिस किया कभी, हाँ या ना बताओ, कभी ऐसा नोटिस किया है? यानी उनकी ग्रेवी सेम होती है, जो चिकन डिमांड कर रहा है उसको चिकन दे रहे हैं, जो पनीर मसाला डिमांड कर रहा है पनीर मसाला दे रहे हैं, जो अंडा करी डिमांड कर रहा है उसको अंडा करी दे रहे हैं। तो जो फ्रेज वर्ड होता है वो सेम होता है, फ्रेमवर्क जो होता है वो डिमांड आप जैसा कर रहे हो आप उसको वो चीजें दे रहे हो। तो इतिहास में जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिमांड, कि अगर वो आलोचना कह रहा है तो आप आलोचनात्मक क्वेश्चन दोगे, अगर वो समालोचना कह रहा है तो आप समालोचनात्मक, अगर अपना व्यू रखने के लिए कह रहा है तो आप अपना व्यू रखोगे, डिस्कस करने के लिए कह रहा है तो आप डिस्कशन करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसको स्टूडेंट अगर समझ जाता है तो वो क्या करेगा, जो है वो सही से सप्लाई करेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ स्वाति, खासतौर पर तुम्ही से बात कर रहा हूं, या जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए कोई आपसे, आप किसी ढाबे पे जाते हो और आप उसे कहते हो मुझे पनीर मसाला दे दो, और वो आपको चिकन मसाला लाके देता है, आप वेजिटेरियन हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन क्या होगा कि उसने जो डिमांड किया, उसने कहा कि भाई आप जैसे आप गई, अब बहुत भूख लगी, आप वेजिटेरियन हो, आपने कहा पनीर मसाला दे दो, और उसने क्या किया, चिकन मसाला आपको दे दिया, उसने चिकन जो है वो आपको बना के दे दिया। अब आप क्या होगा, क्या होगा आपका रिएक्शन? आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन जो होगा, आप गुस्से से पागल हो जाओगे। बिल्कुल यही जो रिएक्शन एग्जामिनर का होता है। जब स्टूडेंट बिना चीजों को समझे, वो जो जानता है, जिसने जो है यूरोप का राष्ट्रवाद उसके अंदर भरा पड़ा, उसने पढ़ लिया है, और वो बिना समझे कि मेरे से डिमांड क्या किया जा रहा है, वो उसको सप्लाई करना शुरू कर देता है, वो उसको सप्लाई करना शुरू कर देता है। और वहीं पर एग्जामिनर, जैसे आपको जब गुस्सा आएगा तो एग्जामिनर जो आपसे डिमांड कर रहा है, अगर आप उसकी सप्लाई नहीं करोगे तो उसी तरह गुस्से से पागल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने ढेर सारी जो है लाल चेहरों वाली इमोजी भेजी है, उसी तरह वो भी जो है वो आपको इमोजी तो नहीं भेज पाता है, लेकिन आपका करियर जरूर जो है वो लाल पीला कर देता है। तो ध्यान रखना, ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। डिमांड सप्लाई का जो नियम आपके लिए है, वही आपके यूपीएससी के लिए है। अगर एग्जामिनर जो आपसे आंसर की डिमांड कर रहा है, अगर आप सप्लाई नहीं करोगे तो ऐसे भी वो क्या करेगा, अपने कमरे में मुंह जरूर बनाएगा और तुम्हारे नाम पर 4 लानतें भेजेगा। नाम तो लिखा नहीं होता, रोल नंबर पे 4 लानतें भेजेगा इमेजिनरी, लेकिन वो आपका जो करियर है वो लाल पीला कर देगा। ये बात आप तैयार रहिए। तो आपका जो गोल्डन करियर है वो लाल पीला बन के रह जाएगा। इसीलिए इन क्लासेस को ले रहा हूं, क्योंकि आपको पूरे जो साल भर ये हमारा बैच है, इसके साथ आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार आपको इसमें पढ़ाई करनी है। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम आगे नियम सीखते हैं। और याद रखिएगा, ये जो क्लासेस हैं ये सुनने की क्लासेस नहीं है, ये प्रैक्टिस की क्लास है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप निखरते जाओगे। क्योंकि अगर कल, जैसे कल कई बच्चों ने जब प्रैक्टिस किया होगा, कितने लोगों ने कल प्रैक्टिस किया?
ठीक है, तो अब आप उनको समझ में आ रहा है कि फ्रेज वर्ड क्या होता है। हम फ्रेज वर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जितना आप काम करते जाओगे आपका परफेक्शन बढ़ता जाएगा। परफेक्शन की ना कोई गोली है ना कोई मैजिकल ट्रिक्स है, तो परफेक्शन को बढ़ाने के लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताओ सभी लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जब कल मैंने होमवर्क दिया। पहले बताओ सब लोग कल क्लास में थे? नहीं थे तो कल की वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसका संबंध सिर्फ आंसर राइटिंग से नहीं है। उसका संबंध अगर आप बेहतरीन सोचना चाहते हो, अधिकारी की तरह क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहते हो, फास्ट सोचना चाहते हो, तो उसका संबंध उससे है। तो कितने लोगों ने कल जो है वो प्रैक्टिस की? यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, कितने लोगों ने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड किया, गए और वहां पर उन्होंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू किया? कितने लोग हैं? जल्दी से सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने लोगों ने ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस को डाउनलोड करके कल प्रैक्टिस करना शुरू किया। और आंसर राइटिंग नहीं कहा था मैंने, सिर्फ आपसे कीवर्ड, फ्रेज और कुछ आपसे फ्लो चार्ट बनाने के लिए बोला था। ईमानदारी से झूठ बोलोगे तो परेशान होगे, क्योंकि मैं यहां इस मंच पर सॉल्यूशन देने के लिए आता हूं। मैं यहां तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहता हूं। बीमारी बताओगे, इलाज मिल जाएगा। छुपाओगे, कोई बात नहीं, नासूर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा, फिर उसका इलाज मुश्किल हो। फिर डॉक्टर क्या कहता है? सॉरी आप बहुत देर हो गए। तो वो वाली सुनने की अगर तैयार हो तो कोई बात नहीं है। कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में, सब लोग मुझे बताओ, सब लोग? यस, शाबाश। कीवर्ड ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं है। निशा ने लिखा कीवर्ड ज्यादा हो गया, धीरे धीरे हम उसको सही करेंगे, धीरे धीरे सही करेंगे। शाबाश। कितने लोग 100 तक पहुंचे या आज पहुंच जाएंगे? कितने लोग? और जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो अपने लिए भी नहीं के लिए तैयार हो कि भैया नहीं हमारे लिए भी बोला जाएगा। यूपीएससी वाले हमसे नहीं बोल देंगे एक दिन, ठीक है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? चलिए, थर्ड नियम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सभी लोग रेडी हैं? और गुरुकुल के लिए एंट्री चालू है, मेरे ख्याल से सीट्स बहुत तेजी से भरती चली जा रही हैं। तो जो लोग गुरुकुल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, जहां पर आपको मेंटरशिप और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलेगी क्लास के साथ। और वो जो है 1 to 1 इसके साथ जुड़ सकते हैं। फॉर्म यहां पर जो दिया जा रहा है भर सकते हैं। ये क्लासरूम प्रोग्राम है जो नोएडा में मेरे साथ चलेगा। और यहां पर क्लासरूम के साथ साथ, मतलब पढ़ाई जैसी सभी कोचिंग में होती है, उसके साथ साथ मेंटरशिप, यानी वहां आपको बिठाया जाएगा लाइब्रेरी में, आपको टास्क दिए जाएंगे, आपके जो है टारगेट देखे जाएंगे, मेंटर्स आपके साथ बैठेंगे, यानी टीचर्स के साथ साथ मेंटर प्रोग्राम रहेगा और आपके टारगेट्स डेली बेसिस पे आपसे पूरे कराए जाएंगे। और बहुत प्रेशर में आपको यहां रहना पड़ेगा। हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप इसके बारे में अगर जानकारी करना चाहते हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं। और जो कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट हैं, कई बच्चों ने कहा कि सर हमने फर्स्ट ईयर आपके साथ पढ़ लिया, सेकंड ईयर हम यहां आना चाहते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके लिए एक डिस्काउंट जो है वो रख दिया गया है, तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। पहले वो 1 to 1 मेरे साथ एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही आगे हम चलेंगे। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को और ध्यान से समझते हैं। राइट, एक ही बात कहूंगा, बहुत चुनौतियां आने वाली हैं इस पूरे एक साल। सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। अक्सर मैं ये कहता हूं कि जिंदगी का मजा सिर्फ 2 लोग उठाते हैं, या तो बच्चे या पागल। जो तुम्हारे पास है उसके साथ बच्चों की तरह खुश हो जाओ, और जो पाना चाहते हो उसके लिए पागल हो जाओ। अगर किसी चीज के लिए तुम्हारे अंदर पागलपन पैदा हो गई तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, इस बात को याद रखना। अगर आज आंसर राइटिंग करने जा रहे हो तो पागल हो जाओ, तब तक इसके पीछे पड़ जाओ जब तक तुम्हें इसकी आदत ना बन जाए। पागल एक चीज को बार बार दोहराता रहता है, सीखो उससे, वो हमें सिखाता है। तो वो पागलपन लेकर आओ कि मुझे अपने आंसर को बार बार दोहराना है, पूरे साल भर इसको लेके चलना है, कि जब मेरा आंसर आगे बढ़े तो एक परफेक्शन मुझे दिखाई पड़े, देखने वाला कहे वाह क्या लिखा है। इस ताकत के साथ आगे बढ़ जाओ और इसी शिद्दत के साथ आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कल जो 2 चीजें मैंने सिखाई थी, कैसे आपको थिंकिंग करनी होती, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तीसरी बात आज आपको सिखाने जा रहा हूं। यूपीएससी एक बड़ा खतरनाक जाल बिछाता है, बहुत से लोग इसको नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं, पहले इसको मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे बड़ा जो सेगमेंट होता है वो सेगमेंट ये है कि जब आप यूपीएससी का एग्जाम लिखते हो, जब आप ग्रेजुएशन का एग्जाम लिख रहे होते हो, तो मुझे बताना ये किसके किसके साथ हुआ है। ग्रेजुएशन का एग्जाम जब आप किसी यूनिवर्सिटी पे, किसी कॉलेज में लिख रहे होते हो, तो उसमें बोल रहा है यार बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, कुछ भी। मैंने तो कॉपियां चेक की हैं तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है,
ठीक है, कॉलेज में, तो स्टूडेंट वहां क्या काम करता है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी जो भी भर देंगे, कोई बात नहीं है, खूब कॉपी भरो, कुछ नहीं है तो क्वेश्चन लिख लिख के उसको एक्सप्लेन करेंगे। किसने किसने ये काम किया है सब लोग मुझे बताओ, ईमानदारी से, झूठ वाली बात नहीं है। कुछ भी ऐसे लंबी कहानी, प्रसंग खूब बड़ा बड़ा लिखना, व्याख्या खूब बड़ी बड़ी लिखना, जितना ज्यादा भर दिया पास होने की गारंटी है। किसने किसने ये सुना है, किसने किसने ये किया है? जो ग्रेजुएशन में है, पास होने की गारंटी हो गया। जो लोग भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर चुके हैं, मुझे बताएं किसने किसने ये सुना है? अरे दबा के लिखो यार, बी कॉपी ले लिया, सी कॉपी, अब तो बाहर निकले बोले भैया 3 कॉपी भर दी है, पास होने गारंटी। बोले क्या लिखे? बोले क्वेश्चन वे बार बार लिखे हैं, उसी में जो समझ में आया कहानी लिखे। बोलो बोलो सब लोग, जैसे पाठक साहब बोल रहे हैं मैंने, अरे बताओ यार, अर्पित ने कहा मैंने, राधे ने लिखा मैंने, शाबाश। गौरे ने लिखा है हाँ शाबाश, पूर्ति अवस्थी, वंडरफुल वंडरफुल। और ग्रेजुएशन के 3 साल तक ये काम किया है। अरे भर दिए कॉपी, सी कॉपी डी कॉपी भर दिए, तब तो पास गारंटी है। ईमानदारी से बताओ। और खूब उठपटांग, मैं तो पढ़ पढ़ के पागल हो गया था। मैं गया था कॉपी चेक करने में, पागल हो गया था। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है, ठीक है। वो कहानियां वो जो सुनते थे वो हमने वाकई में हकीकत में देखा। मेरी माँ बीमार है, फलाना है, ये है, ढिकाना है, पास कर दीजिए, ये बहुत सा हुआ है। कुछ भी उठपटांग, अकबर के बारे में पूछा जा रहा है, बीरबल के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, खूब दबा के हुआ है, ठीक है। ज्यादातर लोग ये करते हैं। अब जरा देखो क्या चीज है, ये हमें आदत पड़ जाती है। 3 साल यही हमारे पासिंग का सबसे बड़ा सेगमेंट है। और टीचर भी उसको कहते भाई धूप ढेर सारा लिखा है तो ज्ञान ने बघारा होगा और क्या किया होगा। तो ये हमारी आदत, हैबिट बन जाती है। यूपीएससी में ये एकदम उल्टा पड़ जाता है, ये गले हमारे पड़ जाता है। तो कई बार जो लोग कहते हैं कि सर हम अपने कॉलेज में तो अच्छा कर रहे थे, यूपीएससी में क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे, उसका कारण ये है कि यूपीएससी में सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम होता है। अब उसके बारे में समझाता हूं, सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, बड़े ध्यान से समझ लेना। यूपीएससी वाले क्या करते हैं, यूपीएससी वाले जानते कि तुम पुराने बकैत हो, यहां भी बकैती करोगे ही, तो अब वो क्या काम करते हैं, इसके लिए वो एक सख्त शब्द सीमा निर्धारित कर देते हैं। यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो वर्ड लिमिट होती है। स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट का मतलब क्या होता है कि आप बैठ के जो है शब्द गिनोगे, एक आंसर लिखे, उसके बाद अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 वर्ड लिख दिए। ऐसे तो नहीं करते होगे, या ऐसा कोई करता है? उनको लगता होगा कि शायद ऐसे शब्द गिने जाते हैं। आंसर पहले लिखे, उसके बाद 1 2 3 4 101 हो गया, मिटाओ 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 मिटाओ। 101 गलती पे तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है फलाने का जो है शिशुपाल का गला काट दिया था, ये हमारा भी गला काट देगा, ठीक है, आंसर काट देगा। तो 101 को मिटाओ, जल्दी जल्दी मिटाओ, इसको 100 करो। ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर हम लोग बेसिकली जो सारी लड़ाई लड़ते हैं वो टाइम के साथ लड़ते हैं। किसके साथ लड़ते हैं? टाइम के साथ। एक्चुअली होता क्या है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो बहुत सख्त डिसिप्लिन का एग्जाम है। क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है बिना डिसिप्लिन के कभी नहीं बनता। मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना कि जो व्यक्तित्व होता है, मैं बार बार कहता हूं, एक बड़ी खूबसूरत लाइन कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। मैं बार बार ये कहता हूं, और व्यक्तित्व के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व का इम्तहान है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और यहां फिर से दोहरा रहा हूं कि व्यक्तित्व के लिए सख्त डिसिप्लिन चाहिए होता है। डिसिप्लिन अपने जीवन का, डिसिप्लिन बोलने का, डिसिप्लिन सोचने का, उनका एक पैटर्न होना। कभी आईएएस अधिकारियों से मिलो, उनके सामने कोई प्रेजेंटेशन दो ना, वो एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछते जाते, तो मैं आश्चर्य होगा, बाप रे कब सुन के इतने क्वेश्चन बना लिए। उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया होता है, वो उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी होता है, क्योंकि वो अपने आप को डिसिप्लिन करके रखते हैं। उनकी जीवनचर्या, उठने सोने सबका टाइम क्या होगा, बहुत डिसिप्लिन होता है। क्योंकि व्यक्तित्व जो निर्माण होता है वो डिसिप्लिन से होता है। यूपीएससी का एग्जाम में बार बार क्यों कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। यूपीएससी का जो पूरा पैटर्न बना हुआ है वो डिसिप्लिन पैटर्न है। ये वही क्रैक कर सकता है जो डिसिप्लिन के साथ है। डिसिप्लिन लिखने में, डिसिप्लिन सोचने में, डिसिप्लिन बोलने में, हर जगह। इंटरव्यू में गए, मान लो तुम बहुत जो है कपिल शर्मा की तरह जो है पंच लाइन मारते, वहां बोले और गुरुजी का हाल चाल है, बताओ क्या क्वेश्चन, बोले रसिया वाला क्या कर, अरे रसिया क्या करना, रसिया बढ़िया जगह, अरे तो तुम पता चला नप जाओगे, खत्म हो गया तुम्हारा मामला ही। अब वहां हा कर रहे, बोले अच्छा निकलो, क्योंकि वहां पर वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको तुम्हें डिसिप्लिन वर्ड्स में जवाब देना है। तो यहां पर वो कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन जो है बहुत जरूरी है, नहीं तो यहां पर पनिशमेंट सिस्टम आ जाता है। क्या सिस्टम है? एक क्वेश्चन को करने के लिए टाइम होता है। मान लो एक क्वेश्चन अगर आपको लिखना है 150 वर्ड्स, तो 150 वर्ड्स के लिए 7 मिनट्स फिक्स हैं, 7 मिनट फिक्स हैं। तो आप वर्ड नहीं काउंट करते हो, आप ये देखते हो कि कितना समय मुझे लग रहा है। तो एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है, जिसका WPM जो है एक फिक्स होता है,
तो उसके हिसाब से अगर वो एक लाइन में 8 से 10 वर्ड लिख रहा है तो 15 लाइनों में वो 150 वर्ड लिख सकता है। ठीक है, आराम से 15 से 17 लाइनों में वो लिख सकता है। और इसको लिखने के लिए उसको 7 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, यानी इस आंसर को पढ़ने समझने कीवर्ड फ्रेज के लिए उसके पास 7 मिनट का टाइम है। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए हमें क्या होता है, तुमने कभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम जब दिया होगा, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन याद है, जब हम अपने मन से करते हैं खूब सुंदर सुंदर लिखते हैं, वो स्केच पेन, ब्लैक पेन, फलनवा पेन, खूब ढेर सारा लिखते हैं, हाँ या ना। उसके बाद क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम में, अगर आप यूपीएससी कहता है कि तुम्हारे लिए ना कोई फेवरेट क्वेश्चन है ना तुम्हारा कोई विरोधी क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में होता होगा, तुम्हारे कॉलेज में होता होगा कि बढ़िया सुंदर सुंदर लिखो, बाद में तो सिग्नेचर करके काम चला लेंगे। ये कहता है कि आपको हर क्वेश्चन को बराबर डिसिप्लिन टाइम देना होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन को करने में आपने 10 मिनट लगा दिया, तो जैसे ही आपने इसमें 10 मिनट लगाया, दूसरे वाले क्वेश्चन से आपने 3 मिनट माइनस कर दिया। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन से 3 मिनट माइनस कर दिया, यानी अब उस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे पास टोटल कितने, 4 मिनट बचे। अब 4 मिनट में तुम उस क्वेश्चन के डायमेंशंस लिख ही नहीं पाओगे, और जब लिख ही नहीं पाओगे तो उसमें अधूरी जानकारी दोगे। अधूरी जानकारी दोगे तो क्या होगा, आप अपने इनडिसिप्लिन नेचर की वजह से आपने अपने मार्क्स खुद ही खत्म कर लिए। इसको बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम, और यूपीएससी इसी पे खेलता है। स्टूडेंट को लगता है मैं तो पढ़कर आया हूं, 20 किताबें तो मैंने खाली प्राचीन भारत की पढ़ी है, पढ़ी होंगी तुमने, बट तुम अपने विचारों, अपने लेखनी, अपने समय प्रबंधन में तुम डिसिप्लिन नहीं हो। यूपीएससी बार बार कहता है आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है, तुम्हारे व्यक्तित्व में डिसिप्लिन नहीं है, तुम सरवाइव नहीं करोगे, तुम सरवाइव नहीं करोगे। सो यू हैव टू रिड्यूस दिस टाइम एंड फिक्स इट। चाहे तुम्हारे कितना भी अच्छा आता हो, चाहे तुम्हारा कितना फेवरेट क्वेश्चन हो, अगर तुम्हारा डिसिप्लिन 7 मिनट का है तो तुम्हें 7 मिनट में ही उसको फॉलो करना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, उत्तर शब्द सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। जानते हो क्या होता है, बच्चे जो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, अब तो पेपर उसी में छप के आ जाता है क्वेश्चन, तो वो लिखना शुरू कर देते हैं, मन बहकता चला जाता है कि लाओ लिख ही डाले, आज तुम पूरी हवा सनसना देंगे इसी में। पता चला आपको आंसर को क्लोज करने के लिए आपकी जगह खत्म हो जाती है, दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, आपके पास जगह ही नहीं होती है। तो वो जो आदतें यूनिवर्सिटी में आई होती हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपने खूब मेहनत से पढ़ाई की, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप ये स्किल नहीं सीख पाते आंसर राइटिंग का, आपका पूरा करियर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं आपको मिलता है। तो याद रखिएगा, सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम यूपीएससी में बहुत जरूरी होता है। तो वर्ड लिमिट के साथ रहना पड़ेगा, और वर्ड लिमिट को कैसे लिखा जाता है, टाइम लिमिट के साथ। वर्ड लिमिट इज इक्वल टू टाइम लिमिट। ये आपको किसी सबने बताया होगा। यूपीएससी बेसिकली डिसिप्लिन का ही एग्जाम है। मैं फिर से कह रहा हूं, कितने लोगों को बात समझ में आई? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो फिर अगले पॉइंट पे चलें। तो आगे से क्या करना है, घड़ी सामने रखकर, टाइमर सामने रखकर आंसर लिखना है। जैसे अभी किसी ने लिखा कि सर मुझे 15 मिनट लग जाते हैं, लगने दो, लगने दो, धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया जाएगा। हम जिंदगी में जब कोई चीज सीखते हैं तो धीरे धीरे ही सीखते हैं। क्लियर हुआ? अब आ जाओ अगले मेथड पे। यूज बुलेट पॉइंट्स एंड सब हेडिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने उत्तर को अधिक व्यवस्थित और पढ़ने में आसान बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो बुलेट बिंदुओं और उप शीर्षकों का उपयोग करें। इससे परीक्षक को आपके उत्तर का आकलन करने में आसानी होती है। राइट, सिंपल सा है। अब इस मेथड को तुम्हें समझाता हूं, बड़े ध्यान से इसकी साइकोलॉजी समझना। उत्तर लेखन बेसिकली एक मनोविज्ञान है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उत्तर लेखन केवल आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है। उत्तर लेखन बेसिकली एक मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। मैं आपको भी प्रूव करता हूं कैसे। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ही अभी थोड़ी देर के लिए एग्जामिनर बना देता हूं। ठीक है, अब हां, कितने लोग हैं इस पॉइंट को समझ रहे हैं कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है? जो पॉइंट्स बताता जा रहा हूं वो आपकी लाइफ को तय कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कितने लोग हैं? लेट्स स्टार्ट, शुरू करिए। अब जरा यहां से देखो ध्यान से। आप मेरा जब आंसर राइटिंग की क्लास मेरी जब होती है, जब मैंने 20 प्रिंसिपल ऑफ आंसर राइटिंग सिखाया था, आपको टाइम मिले तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वेटर से कहा, वेटर दाल, चावल, रायता, अचार, पापड़, रोटी, ठीक है, सब ऑर्डर कर दिया आपने। बोला आज मैं भर के खाऊंगा, सब्जी, ठीक है, बढ़िया रसदार सब्जी लेकर आओ, तो बहुत भूख लगी है। ठीक है, आपने सारा ऑर्डर कर दिया, डन। अब जरा ध्यान से समझना कि कैसे
ये जो फैक्टर मैंने बताया चौथा, वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहां पर जो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अब क्या हुआ, तो आपको मजा आएगा, आपने ऑर्डर कर दिया, इससे आपकी भूख मिट जाएगी। लेकिन क्या हुआ, वेटर जो था वो कुछ आप ही की तरह अनट्रेंड हो गया, जो अनट्रेंड होते हैं। अब उसने क्या किया, ये रखा चावल, इसके ऊपर डाल दी दाल, उसके ऊपर रख दी रोटी, रोटी के ऊपर रख दिया रायता, डाल दिया उसी पे, उसके रायता के ऊपर रख दिया अचार, अचार के ऊपर रख दिया रसगुल्ला, बोला कॉम्प्लीमेंट्री है सर, और आपको दे दिया। ठीक है, इसी में डाल दी सब्जी, ठीक है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, अचार, रायता, रसगुल्ला, पापड़, सब कुछ उसी में रख दिया। पापड़ कब रायते के साथ मिलकर चावल में घुस गया, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। अब मुझे बताओ, वेटर आपके सामने जो है पूरे 36 दांत निकाल कर जो है वो आपके सामने खड़ा हुआ है, सर ये दांत निकाल कर वो खड़ा हुआ है कि सर लीजिए आपका ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा, तुम्हारे मन में, जल्दी सब लोग बताओ, इस ऑर्डर को देखने के बाद जो तुमने बोला था, उसने बोला सर सारा कुछ है, सब कुछ है, क्योंकि ज्ञान आपके अंदर बहुत भयानक है। ज्ञान तो आपने पूरे विपिन चंद्रा पी ली है घोर के। विपिन चंद्रा खुद कह रहे हैं मेरी किताब से प्रिंट कौन ले गया भाई, तो पता चला कि हमारा यूपीएससी एस्पिरेंट ले गया। अब ये सब कुछ ले गया है, लेकिन क्या है इसमें, देखो इंग्रेडिएंट्स आ रहा है, ये गलत नहीं कह रहा वेटर, कह रहा है सर जो है आप चेक कर लीजिए, हमने तो रसगुल्ला एक्स्ट्रा दिया है। वो अलग बात है कि अचार के ऊपर रसगुल्ला रख के दिया है ना। अब तुम बताओ तुम्हारी फीलिंग क्या आएगी, जो तुम्हारी फीलिंग होगी वही एग्जामिनर की फीलिंग होगी, क्योंकि तुम उत्तर लेखन तो कर रहे हो, आंसर राइटिंग तो कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि ज्ञान को बघारना उत्तर है। बोले अरे दिमागवा में बैठा हुआ है सब बाबू, कई लोगों से मिला, मैंने कहा कुछ लिखो, बोले अरे सर सब पढ़ लिया उसी दिन लिख देंगे। तो जैसे जब वेटर को ट्रेनिंग नहीं दी गई, पहली पहली बार बेचारा यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म करके अब यहां पे नौकरी करने आया है, तो अब वो ऐसे ही परोस देगा। बोला सर बताइए कौन सा इंग्रेडिएंट का, मैं झगड़ा कर रहा है, बोला दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, रायता है, पापड़ है सर, अचार है, क्या नहीं है, रसगुल्ला एक्स्ट्रा है सर। तो आप भी एग्जामिनर से कहते हो, बोले सर क्या नहीं है, प्रसंग है, व्याख्या है, फैक्ट है, उपसंहार है, सर सब कुछ तो है। बोला अच्छा बेटा तुम्हें हम बताते हैं, सब कुछ है। तो जैसे तुम्हें गुस्सा आ रही है, एग्जामिनर को भी गुस्सा आ रही है, क्योंकि आंसर राइटिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी इंग्रेडिएंट की सप्लाई नहीं है। देखो इंग्रेडिएंट तो पूरी सप्लाई किया उसने, लेकिन तुम कह रहे हो सर मुझे गुस्सा आ जाएगी, तुम्हें गुस्सा आ रही है, और एग्जामिनर को तुम जो है वो झल्लू खान समझते हो कि उसको कुछ नहीं होगा है। तो वहां पे क्या होगा, वो भी गुस्सा करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये लग रहा है कि इंग्रेडिएंट इज एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। जब किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो बाहर एकदम बढ़िया सुंदर सा पहले आएगा हाथ वाथ धोने के लिए, फिर अपना दाम झाम, फिर बड़ी सी ऐसे सुंदर सी पीतल की थाली होती है, उसमें छोटी छोटी कटोरियों में सुंदर सुंदर सजा कर, ठीक है, तुम्हें देते हैं बढ़िया सा। यहाँ चावल रखा होता है, यहाँ अचार होता है, कटोरियों में अलग अलग सब्जियां, तमाम सुंदर सुंदर दिखाई पड़ रहा है, उतना ही सुंदर होता है, तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, तुम्हारी जेब भी काट लेते हैं, वो ले लेते सारा पैसा, दुगना तिगना पैसा ले लेते, लेकिन तुम खुशी खुशी देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि प्रेजेंटेशन है, ठीक है, पापड़ अलग रखा हुआ है, ठीक है, आपका जो है रोटियां अलग रखी हुई हैं प्लेट में, आपको बड़ा सुंदर सुंदर लगता है, मन खुश हो जाता है, माहौल अच्छा सा रहता है, संगीत वंगीत बज रहा होता है, जो है वो सारी टेबल वेबल बड़ी साफ सुथरी होती है, ग्लास व्लास बड़ा साफ सुथरा होता है, वेटर भी आपको आकर नमस्ते करता है, आपको बड़ा मजा आता है, और जाते जाते टिप भी दे जाते हो। इस वाले केस में टिप छोड़ो, तुम तो उसका बाल भी नोच के जो है लेके चले जाओगे, बोले भूख से परेशान था, अबे अचार के साथ रसगुल्ला कौन खाता है, उसको सिखाओगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, तुम टिप भी दे, क्यों? इंग्रेडिएंट सेम है, दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ रायता सेम है, कोई चीज बदली नहीं है। बदला है तो क्या? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, अगर तुमने उसका प्रेजेंटेशन ठीक कर दिया, उसके लिए चीजें आसान बना दी, तो वो तुम्हें क्या कर देगा? मार्क्स देगा। मान लो इस वाले केस में तुम बोले अच्छा ही बताओ, भूख बहुत जोर लगी है, बताओ जल्दी बताओ, अचार कहां, अचार खाने का मन कर रहा है। बोला सर चावल के अंदर डालें, ढूंढ के दिखाइए। बोला सर चावल के अंदर डालें, ढूंढ के दिखाइए। अचार है, ढूंढोगे तो सर पापड़ एक फ्री देंगे। तो पापड़ एक झापड़ तुम उसको देके चले जाओगे। वहां भी तुम यहां पर यही कर रहे हो कि आपने उत्तर लिखा तो वो कुछ कह रहा कि कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन कहां है, कीवर्ड कहां है, तो तुम कह रहे सर ढूंढ के दिखाइए, आंसर के कहीं बीच में लिखे हैं।
ढूंढ के दिखाइए, हम लिखे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कहां लिखा है, तो तुम्हें भी वैसे ट्रीट करेगा, बोला अच्छा रुको बेटा हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। क्लियर है? तो प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। यही चीज तुम्हें यहां सिखा रहा हूं कि व्हेन आप कोई भी बड़े बड़े पैराग्राफ मत लिखिए, जितने भी नए बच्चे हैं, ट्राई टू राइट इन विच फॉर्म, बुलेट फॉर्म्स और सब हेडिंग फॉर्म्स। आप सब हेडिंग्स के रूप में लिख सकते हैं, बुलेट, छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे वर्ड, और इनकी सब हेडिंग्स इसके अंदर निम्नलिखित के अंदर है, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नंबर 1 2 3 4, आप इस तरह से फ्लो, क्योंकि उसको चीजें एकदम साफ सुथरी मिले, अलग अलग कटोरियों में मिले, बस मजा आ जाएगा उसको। आ जाओ, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी तुमने सोचा कि मैं बार बार तुमसे करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए क्यों कहता हूं? करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए क्यों कहता हूं? कभी सोचा? बताओ, तुम ही बता दो। तुम्हें लगता होगा करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के नाम पे तुम अखबार खोलते हो और पहुंच जाते हो उर्फी जावेद तक, पहुंच जाते हो ना। आजकल बहुत इधर उधर ट्रेंड में घूम रही हैं, गूगल ट्रेंड्स में भी दिखा रहा है। अच्छा, तुम शुरुआत तो करते हो रसिया के साथ कि जो है पुतिन आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, और जो है पहुंच कहीं और जाते हो अखबार खोलते खोलते। सब लोग नहीं, लेकिन बहुत लोग। तो करंट अफेयर्स सिर्फ ये करंट, वो बोलते सर मैं बहुत अपडेट हूं सर, राखी सावंत की शादी किसके साथ है, मैं अभी आज भी अपडेट हूं सर, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है स्टैट है इसके। लेकिन करंट अफेयर्स इसके लिए नहीं होता है। करंट अफेयर्स जो इस पर सबसे ज्यादा मार्क्स देता है, मान लीजिए अभी यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया, कोई भी एक क्वेश्चन मैंने उठाया और यहां पर रख दिया, और रंग भेद शासन उपनिवेश के सबसे अभद्र चेहरे में से एक था, या मान लो यहां जनसंख्या वितरण वाला ही क्वेश्चन हो गया। वो पैटर्न है जिसमें लोग दुनिया भर में रहते, जनसंख्या वितरण में असमानता कई कारकों पर आधारित है, विवेचना कीजिए। कल मैंने आपको यहां पर बताया था, अब जरा ध्यान से सुनो। अब सभी लोग जो जनसंख्या पैटर्न को ज्योग्राफिकल पैटर्न से लिख रहे हैं, इकोनॉमिकल पैटर्न से लिख रहे हैं, वो सारा का सारा लिखेंगे, ठीक है, सब लोग लिखेंगे उसमें। और आप कोई अलग नहीं हो, जो 14,000 बच्चे पहुंचे उसमें से ज्यादा बच्चे बहुत सीरियस हैं, जो मेंस लिख रहे हैं, वो इस पर जरूर लिखेंगे। लेकिन आपको मार्क्स कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो एग्जाम है फर्स्ट पास द पोस्ट है, यानी आपको एक नंबर ही चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा चाहिए। आप कभी भी रिजल्ट देखो, टॉपर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता है मार्क्स का। अब मुझे मार्क्स ज्यादा कैसे मिलेगा? मान लीजिए इसी क्लास में 10 मेरे स्टूडेंट हैं जो लिख रहे हैं, तो कल के उसमें उन्होंने लिखा इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, फलाना फैक्टर। लेकिन हुआ क्या, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने हाल ही में भी लैंसेट की रिपोर्ट पढ़ी है, और लैंसेट की रिपोर्ट पढ़ के जो जनसंख्या के ऊपर यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर जो स्टडी हुई है, उस रिपोर्ट से वो अपडेटेड है कि विश्व की जनसंख्या 1 अरब बढ़ चुकी है, और इसमें कुछ नए पैटर्न्स हमें सामने देखने को मिले हैं, ठीक है। नए पैटर्न्स को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, और नए पैटर्न्स में जो एक और फैक्टर आया है जो हम लोगों ने देखा था, वो है जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेटिक चेंजेस। वो फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रूप में उभर रहा है, जो अभी तक के फैक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब चूंकि एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस यानी मानव जनित बदलाव हो रहे हैं, तो इन बदलावों की वजह से अब जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। अगर आप भी पूरे दुनिया में देख रहे होगे तो वेदर एक्सट्रीमिटीज, चाहे वो बर्फ गिरना, चाहे बाढ़ आना, चाहे सूखा होना, अल नीनो का प्रभाव बार बार आना, ये बारंबारता बढ़ती चली जा रही है। हाँ या ना मुझे बताओ। अब आपने क्या किया, आंसर लिखते समय इस पॉइंट को इसमें जोड़ दिया कि हाल ही में लैंसेट की रिपोर्ट में एक अन्य कारक उभर कर सामने आया, देयर इज अनदर फैक्टर इन द लैंसेट रिपोर्ट, और वो ये कहता है कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण भी विश्व के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है और आने के चांसेस हैं। हाँ या ना? अब तुम अगर एग्जामिनर हो, सबने ढेर सारी थ्योरी यहां दी है, और इसमें मैं रिसेंट रिपोर्ट को डाल दे रहा हूं, तुम किसको ज्यादा मार्क्स दोगे? मान लो मैं स्टूडेंट हूं, तुम टीचर हो, मार्क्स दोगे या नहीं दोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ सभी लोग। यस, तो ये जो करंट अफेयर्स है, यानी कि जो एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो आपको करंट लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अभी भी सर की क्लास होगी, आप उसके साथ जुड़िए। आपको पता होगा कि एडिटोरियल की क्लास चलती है, द हिंदू की क्लास शुरू हो गई है, जो लोग उसके साथ जाएं,
करंट अफेयर्स सिर्फ करंट की जानकारियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये अन्य कारणों के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज भी हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। जहां तक संभव अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए डायग्राम और फ्लो चार्ट का उपयोग जरूर करें। कई लोग कहते हैं सर फ्लो चार्ट जरूरी है क्या, कई बच्चों ने मुझसे पूछा, बहुत जरूरी है। और खास तौर पे क्या होगा, तुम कितने भी तेजूलाल बन जाओ, लास्ट में तुम्हारे कुछ क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटने वाले होंगे। अब ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताता हूं, जैसे ऐप पे जैब जाकिर साहब की भी क्लास है, आईपीएस हैं, 3 बार आईपीएस निकाला उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने जब हमारे यहां जब आए और उन्होंने जब क्लास ली, तो वहां उन्होंने जो है बताया कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन उनके छूट रहे थे, वो अब कैसे कैसे उसको कवर करें, टाइम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कई आंसर ऐसे थे जिसपे उन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से अपना आंसर लिखा, ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से अपना आंसर लिखा। और यकीन मानिए अगर आप कीवर्ड के आसपास आंसर लिख देते हैं तो 0 मार्क्स तो आपको नहीं मिलेंगे, चाहे 2 मिले चाहे 3 मिले, ये भी आपको कंपटीशन में रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी आंसर को छोड़ देते हैं तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर आप उसमें डायग्राम या फ्लो चार्ट के थ्रू लिख देते हैं तो अगर आप कीवर्ड के आसपास लिख रहे हैं तो 2 to 3 मार्क्स वो आराम से आपको दे देगा। और अगर आपके 4 क्वेश्चन जो छूट रहे थे, अगर वो आप 3-3 मार्क्स भी लेकर आए तो ये 12 मार्क्स के बराबर होगा, जो आपको बहुत बड़ा बूस्ट देगा। ये ट्रिक्स बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। सो ट्राई योर आंसर, जो अपना ट्राई टू राइट योर आंसर इन अ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम मेथड, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है, शुरू कर दो जितनी जल्दी हो सके। नेक्स्ट है राइट इन अ सिंपल एंड कंसाइज मैनर, ठीक है। उत्तर सरल और संक्षिप्त तरीके से लिखें, सरल, बहुत आसान भाषा में लिखें। आपको लगता होगा यूपीएससी में बहुत गहरी गहरी बातें, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सिंपल एंड कंसाइज मैनर। वो जानता है कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, जो है शेक्सपियर के चेले नहीं हो कि कुछ ऐसा लिख दोगे कि दांतों तले जो उसको नाखून जो चबाना पड़े, ऐसा नहीं है। सिंपल अपनी बात को कहना है, और आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन की है, ठीक है। और जटिल वाक्यों, कई लोग सोचते हैं कि इंग्लिश के भारी भारी शब्द द हिंदू से रट लेंगे, शशि थरूर की तरह वहां जाके बोलेंगे, और जैसे शशि थरूर बोलते तो लोग ताली बजाते हैं, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लेकिन झीस बोलते हैं, हे गजोसर, हाँ डिक्शनरी खोलो बे, तो गजोसर बोलता है शशि थरूर का वर्ड है, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। तो पता चला तुम ये कर रहे हो, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। सवाल है कि जो उसको तुम समझाना चाहते हो वो उसको समझाओ। जैसे किसी रेस्टोरेंट में तुम गए होगे, कोई हाई फाई रेस्टोरेंट, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट गए हो, तो उसमें क्या होता है, उससे बोलो कि भैया पिज्जा या चाय कुछ दे दो, तो वो कैसे आता है। जैसे मान लो पिज्जा का नाम है, तो एक जगह गया मैंने, वो मेनू पढ़ा तो उसमें पता नहीं क्या था, लसाटे फसाटे पिज्जा, और जो है वो पता नहीं अजीबोगरीब नाम, मुंह टेढ़ा हो जा रहा था। भाई चाय मसाला चाय है, ठीक है, ग्रीन चाय है, बस यही 2-4 नाम सुने थे। तो पता नहीं कौन लेवेंडर झेवेंडर टी, अब आदमी परेशान हो जाए। अब मान लो कोई तुम्हारे सामने जो है, ठीक है, एक ऐसे वेटर, फाइनली उससे वेटर से बोलना पड़ा, भैया देखो सिंपल बता दो खाने लायक पिज्जा कौन सा है। एक बार तो उसने ऐसे 2-4 नाम लिए पिज्जा का, बड़ा अजीबो गरीब जो है वो पता नहीं कौन सा गार्लिक ग्रेनियानो झेनियानो टाइप पिज्जा। मैंने पूछा ये बताओ ये खाने के लिए है या किसी और कार्य के लिए, तो उसने कहा नहीं सर खाने के लिए। मैंने कहा आम इंसान खा सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर आपके सामने भी कोई वेटर आए और बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीज, तो उसके सामने हो सकता है यस यस बोल दो, खासतौर पे अगर तुम किसी खास के साथ गए हो, लेकिन मन ही मन सोचते हो कि पता नहीं कौन सी चीज होगी और खाने पे कैसी निकलेगी, ठीक है। तो अब उसी तरह से यहां पर भी होता है कि जब आप बहुत टफ शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो एग्जामिनर भी यही सोचता, तुमसे पूछता होगा क्या लिखे, क्या हो, कहना क्या चाहते हो। तो जैसे होता है ना कि कहना क्या चाहते हो, तो अंत में तुमसे यही पूछ लेगा कि बात तो तुम जो कह रहे हो कहना क्या चाह रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सरल शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कीप इट सिंपल, कॉन्सेप्ट ऑफ किस का आप यहां पर जो है फॉलो करिए, कीप इट सिंपल, उसको सिंपल तरीके से अपनी बात को समझाइए। नेक्स्ट, राइट लेजिबली, सुनिश्चित करें कि आपकी लिखावट साफ और स्पष्ट है। हाँ, कुछ लोग इसके बड़े माहिर होते हैं, बड़े जबरदस्त, वो उनको लगता है कि वो हर समय चेक साइन कर रहे हैं, उनको बड़ा, या ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तो कई लोग यूपीएससी में एहसान करने आते हैं, यूपी के हैं ना भैया, हम सीधे साइन करेंगे, हमारा तो सिग्नेचर ही ऑटोग्राफ है, अबाउट एट टसन में। तो पेपर भी ऐसे लिखते हैं, क्या लिखना है, मान लो कुछ भी लिखना है, ओके, पूरा लिख दिए, बोले कि भारत का राष्ट्रवाद अतुल्य है, ठीक है, भारत एक सनातन संस्कृति, जो मन में आए पढ़ो। तो वो ऐसे लिखते हैं,
वो सोचते हैं कि बस आज ही हम आईएएस बन गए, डीएम बन गए हैं और आज ही हम ऑटोग्राफ देना शुरू कर। वो ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एग्जामिनर उसको डिकोड नहीं कर पाता, उसको समझता है कि हड़प्पा में लिखा है इन्होंने, हड़प्पा जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है, ठीक है। तो वैसे वो ये भी सोचता है कि शायद ये बच्चा जो है वो हड़प्पा सभ्यता से आया है और वहां की लिपि का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ना ये हिंदी है, ना ये इंग्लिश है, ना ये मलयालम है, पता नहीं है क्या, ये ऑटोग्राफ नाम की लैंग्वेज है। तो भाई थोड़ी सी लिखावट साफ कर लो, और जिसकी लिखावट में दिक्कत है, कर्सिव राइटिंग, छोटे बच्चे नहीं अ ई जो आती बुक, उसकी प्रैक्टिस के लिए अपनी चीजों को सही कर लो। मजाक की बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं तो तुम्हारा एग्जाम जो है वो देवनागरी में है, इंग्लिश में है। हड़प्पा लिपि अभी भी संविधान की सूची में नहीं शामिल हुई है भाषाओं की, ठीक है, तो मत लिखना उसमें। पता चला तुम किसी का, मान लो तुम्हें कोई लिख के दे दे, कई बार नहीं होता डॉक्टर के यहां से, एक बार क्या हुआ कि जो है एक आदमी जो है मेडिकल स्टोर घूम रहा था, तो डॉक्टर ने कुछ दवाई ऐसी लिख दी थी, ये हंसी मजाक की बात है, डॉक्टर ने कोई ऐसी दवाई लिख दी थी, वो पढ़ ही नहीं पा रहा क्या है, तो गया मेडिकल स्टोर पे, तो जैसे उसने पर्चा दिया, तड़ाक से उसने दवाई निकाल के दे दी। बोला यार तुम लोग बहुत सही हो यार, तुम लोग कैसे पढ़ लेते? बोले क्या लिखा है, ऐसी कौन सी दवाई के नाम लिखा जो हम नहीं पढ़ पा रहे थे, और तुम देखते पढ़ लिए तुरंत दवाई निकाल दिए। बोले कुछ नहीं लिखा है, लिखा है कि हमने लूट लिया, अब तू भी लूट ले, ठीक है, ऐसे हमारा काम चल रहा है। तो वो वाला काम नहीं करना है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को रीडेबल बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, रिवाइज एंड एडिट। उत्तर समाप्त करने के बाद शेक्सपियर ना बने। कई लोग आंसर लिखने के बाद ऐसे कमर सीधी करते हैं और ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं, कब छपेगी, ठीक है, बहुत एटीट्यूड होता है कि लिख दिए भाई। एक बार ऐसे लिखने में ऐसे टेढ़ा करके देखते राजकुमार की तरह, जानी, ठीक है, जो हमने लिखा है वो इतिहास है। तो अब इस एटीट्यूड के साथ निकलो, और आपको क्या करना है, जो भी आप उसको लिखें उसमें पढ़ने की कोशिश करें उसको, ताकि उसको संशोधन हो सके, उसको सोचें। आप मार्क्स कर सकते हैं कि भाई यहां पर ये फ्लैग बना दिया कि मुझे ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी, या मुझे इसको करेक्ट करना है, या मुझे इसको इंप्रूव करना है, तो कुछ इस तरह के साथ करें, ठीक है। देखें कि आप गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। आज के बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करने लगे हैं, स्कूल में बस ऐसे काम चल रहा है सबका। चलिए, एंड 10th, प्रैक्टिस रेगुलरली, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो होली दिवाली आंसर लिखने की प्रथा है उसको खत्म करिए, क्योंकि आपको ये डेली अपने टाइम टेबल में इसको लेकर आना है, टाइम टेबल में इसको लेकर आना है। रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है, रेगुलर, आपको फिक्स टाइम पर आपको साथ जोड़ना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस है, तो आपको बता दूं कि आंसर राइटिंग आपकी फिजिकल प्रैक्टिस भी है। इसको हम लोग मोटर एक्टिविटी कहते हैं। आपकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, इसके साथ जैसे आप जिम जाते हैं, अभ्यास करते हैं, शुरुआत में मस्कुलर पेन होता है, धीरे 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 आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। कुछ ऐसा आंसर राइटिंग के साथ भी है। जब आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, आपके हाथों में दर्द होगा, यहां कोहनी में दर्द होगा, बॉडी में पेन होता है, स्पीड कम होती है, लेकिन लगातार अगर आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो मस्कुलर सेटअप है वो उसके साथ कंडीशन होना शुरू हो जाएगा, और आप स्पीड के साथ लिख पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपको रेजिस्टेंस होगा, दर्द होगा, वैसे वैसे आपका ध्यान आपके आंसर की बजाय अपने पेन की तरफ ज्यादा शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये पेन जो है वो कम हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे। तो मैंने आपको 10 तरीके बताए हैं जो आपको आंसर राइटिंग में यूज करने ही करने हैं, और आपसे यहां से आज आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। अब जैसे ही हमारी क्लासेस शुरू होंगी, पर डे हम असाइनमेंट कहां भेज रहे हैं, पर डे हम असाइनमेंट भेज रहे हैं ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर। टीचर अपना असाइनमेंट, यहां पर टीचर असाइनमेंट का सेगमेंट है, टीचर अपना असाइनमेंट यहां देगा, और टीचर जैसे ही अपना असाइनमेंट देगा वहां पर आप अपना जो है वो आंसर लिखना शुरू करिए, अपने पॉइंट्स लिखने शुरू करिए। डेली आंसर राइटिंग आपको ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप में मिल जाएगी। जो भी बच्चे हैं वो इसके साथ अपनी तैयारी को करें। राइट, ये डेली प्रैक्टिस में आपका सेक्शन होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो लोग अभी फाउंडेशन के साथ नहीं जुड़े हैं वो फाउंडेशन क्लास के साथ जुड़े, राइट दोस्तों। और जो भी बैचेस की जानकारी है, जैसे अभी एक बच्चा यहां लिख रहा था कि हम जो है वो फलाना चीज कर रहे थे, आपको कोई डेमो क्लास चाहिए, मान लो आपको एनसीईआरटी की चाहिए, तो हमारी हर शुरुआत की 2-3 क्लासेस वो सभी के लिए ओपन होती हैं। आपको ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आप गलत जगह जब जाओगे तो परेशानी होगी,
ठीक है, गलत जगह जाओगे तो परेशानी होगी होगी। तो यहां पर क्या होगा, आप ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप वहां जाइए, जो भी आपको लेक्चर चाहिए वहां के सबके डेमो लेक्चर वहां अवेलेबल है। रियल क्लास में पढ़ाते हो, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, अच्छा लगे तो आप उसको आगे जोड़कर बढ़ सकते हैं। 875071112222334455 इन नंबर्स पे आप जो है वो जानकारी ले सकते हैं। तो आज चलिए कौन कौन एडिटोरियल की क्लास कर रहा है और द हिंदू की क्लास। द हिंदू की क्लास आपकी आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मेरी अगली क्लास उसी के साथ हो सके। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको आकर बताने वाला हूं कि यूपीएससी में जो चैट जीपीटी ने जब यूपीएससी का एग्जाम दिया तो वो फेल क्यों हो गया। इससे पहले मैंने क्लास ली थी कि वो फेल हो गया, मैंने मार्क्स बताए थे कि उसको केवल 54 मार्क्स मिले और वो प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन कल की क्लास बहुत जरूरी है कि एक एस्पिरेंट को आईएएस की तैयारी करते समय नॉलेज, जो सबसे ज्यादा नॉलेज आज की डेट में चैट जीपीटी के पास है, उससे ज्यादा 4 ऐसी क्वालिटीज की जरूरत पड़ती हैं जो अगर आपके अंदर होगी तो आप यूपीएससी आसानी से क्रैक कर जाओगे। तो कल मेरी जो क्लास 1:30 बजे होगी उसमें मैं आपको जो है वो बताऊंगा, या मैं टाइम चेंज कर सकता हूं, राइट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल की क्लास में रखूंगा शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे हम लोग मिलेंगे और हम लोग वहां पर जो है वो अपनी तैयारी करेंगे अच्छे से। और कल मैं आपको बताऊंगा कि एक आईएएस एस्पिरेंट के अंदर वो कौन से गुण होने चाहिए जो उसको यूपीएससी क्रैक करने में बहुत मदद करने वाले हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग 4 बजे, और आप अपनी क्लास को शुरू करिए। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लीजिए और अपने आंसर वहां अपलोड करना शुरू कर दीजिए। सफर अच्छा रहना चाहिए। और अब क्लासेस को रेगुलर टाइम टेबल बना लिया है, नहीं बनाया है तो टाइम टेबल की वीडियो देख लो, प्लीज उसको फॉलो करना शुरू कर दो। ऑप्शन का एलिमिनेशन मेथड, अभी मैं कहां जा रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं, बहुत कुछ अभी है। अभी एक टेस्ट और आपको देना है, गदर लॉन्च करने वाले ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे, अगले संडे गदर आ रहा है। और गदर टेस्ट में फिर से एक बार आप टेस्ट दीजिए। जो बेचारे शूरवीर जो डर के मारे जिनके पैर कांप रहे थे, वो शूरवीर जो एग्जाम नहीं दे पाए या देने की इच्छा रखते हुए भी अपने फट्टूपने से बाहर नहीं निकल पाए, वो एग्जाम दें, ठीक है, वहां जाएं। और वहां एग्जाम देने के बाद हम उनकी गलतियों का एक जो है एनालिटिक्स करेंगे कि कहां हमें इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। चलिए ओटीपी में टेस्ट सीरीज ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आप यहां कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। और क्या चीज है, इतनी सारी क्लासेस एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतनी सारी क्लासेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव टू मैनेज। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, शुरुआत में क्लास को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, धीरे धीरे क्लासेस खत्म होती जाएंगी, आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ जाएगा। डायग्राम लास्ट क्वेश्चन में लिखा, डायग्राम मैंने कल बताया था, अगर मैप की जरूरत हो तो हर जगह यूज करो, हर जगह। थैंक यू। तो जुड़ जाइए आप लोग तैयारी में, और जो लोग एडमिशन नहीं लिए वो अपनी एडमिशन जुड़ जाएं, ले लें और पढ़ाई अपनी शुरू करें। बाकी टीचर्स की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, बाय टुमारो सबकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और कल से सारे टीचर आपके अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग क्लासेस को मैक्सिमम यूटिलाइज, वो पढ़ा के निकल जाएंगे लेकिन अगर आप सीखने की पावर नहीं रख पाओगे तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं, आप टीचर के साथ जुड़िए, जो दीपक सर हैं वो लगातार हिंदू एडिटोरियल और उनकी क्लासेस ले रहे हैं, वहां उनके साथ सीखिए। थैंक यू।